Hello everyone, this is CA Sashna Agarwal, your law faculty for CA and CS subjects. So guys, I hope आप सब अच्छा कर रहे हो और एग्जाम्स के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हो. So guys, हमने SBEC के सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. अब हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 20. इन सब के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे. टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाइए वहां चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, बिकॉज एकदम एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हैं और मॉड्यूल से बनाए गए हैं, पार विथ मॉड्यूल है, सो यू कैन कंप्लीटली रिलाई ऑन देम. एक्सेप्ट 2-3 चैप्टर्स, मैं सारे चैप्टर्स के नोट्स डालने वाली हूँ और मैंने डाल भी दिए हैं. सो प्लीज गो एंड चेकआउट एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और नोट्स को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. और साथ के साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज बहुत सारे लेक्चर्स और वीडियोस आने वाले हैं रिलेटेड टू एग्जाम्स प्रिपरेशन और या फिर लेक्चर्स. सो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 20, विच इज स्ट्राइक ऑफ एंड रीस्टोरेशन ऑफ नेम ऑफ कंपनी एंड LLP. तो क्या क्या किन किन तरीकों से एक कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो सकती है? तो 2 तरीकों से हो सकती है. या तो वो स्यू मोटो ROC कर दे अंडर सेक्शन 248 सबसेक्शन 1, या फिर कंपनी खुद ही एप्लीकेशन फाइल करे फॉर रिमूवल ऑफ नेम स्ट्राइक ऑफ कंपनी अंडर सेक्शन 248(2). जैसे ही स्ट्राइक ऑफ हो जाएगी कंपनी, तो कंपनी का जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा डिसॉल्व्ड या फिर लिक्विडेटेड में. और जैसे ही कंपनी के अफेयर सारे वाइंड अप हो जाएंगे, तो कंपनी सीज टू एग्जिस्ट हो जाएगी. और डिसोल्यूशन और लिक्विडेशन के बाद इट विल बी कॉल्ड एज अ कंपनी सीज टू एग्जिस्ट. तो क्या लीगल फ्रेमवर्क है रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ? तो स्ट्राइक ऑफ बाय ROC स्यू मोटो, जब रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्यू मोटो स्ट्राइक ऑफ करता है तो किन केसेस में करता है? अगर कंपनी फेल्ड टू कमेंस इट्स बिजनेस विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी ने 1 साल के इनकॉर्पोरेशन के अंदर अपना बिजनेस एक्टिविटीज शुरू ही नहीं करी, तो ROC स्ट्राइक ऑफ कर देगा. या फिर कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस ऑपरेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 immediately preceding financial years and has not made any application within for obtaining status of dormant company under section 455. कंपनी ने दो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में बिजनेस ऑपरेशन कैरी ऑन ही नहीं करे और एप्लीकेशन भी फाइल नहीं करा सेक्शन नंबर 455 में कि हमें डॉर्मेंट कंपनी का स्टेटस दे दो, उसके लिए भी फाइल नहीं करा, तो भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी स्यू मोटो नेम हटा देगा कंपनी का. या फिर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हैव नॉट पेड subscription which they had undertaken to pay at the time of incorporation of company, or declaration to this effect not filed within 180 days of incorporation. Subscriber to memorandum ने subscription पे नहीं किया है और इसके लिए रिगार्डिंग कोई डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं किया है within 180 days of incorporation. Company is not carrying on any business or operations as revealed after physical verification carried on out. अगर कंपनी का वेरिफिकेशन कैरी आउट किया जाता है, उसके बाद पता चलता है कि कंपनी कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या फिर ऑपरेशंस नहीं कर रही है, तो भी ROC स्ट्राइक ऑफ कर सकता है. तो किन किन केसेस में कर सकता है? अगर आपने विद इन 1 year ऑफ इनकॉर्पोरेशन कमेंस नहीं किया बिजनेस एक्टिविटीज, या फिर लास्ट 2 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में आपने बिजनेस ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं करे और आपने अप्लाई भी नहीं करा सेक्शन 455 में डॉर्मेंट कंपनी के स्टेटस के लिए, या फिर सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ने सब्सक्रिप्शन पे नहीं किया और 180 डेज के अंदर अंदर डिक्लेरेशन भी फाइल नहीं किया, या फिर कंपनी बिजनेस और ऑपरेशंस कैरी आउट नहीं कर रही एज रिवील्ड आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन. फिजिकल वेरिफिकेशन करने के बाद कंपनी ये पता चलता है कि कंपनी बिजनेस और ऑपरेशंस कैरी आउट ही नहीं कर रही, तो भी ROC स्ट्राइक ऑफ कर देगा. लेकिन स्ट्राइक ऑफ करने से पहले ROC सेंड करेगा नोटिस भेजेगा STK1 फॉर्म में नोटिस भेजेगा कंपनी को और सारे डायरेक्टर्स को, और उसको अपना इंटेंशन बताएगा कि मैं कंपनी का नाम हटा रहा हूँ फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज. और उस नोटिस में रीजंस होगा कि किन रीजंस की वजह से कंपनी का नेम हटाया जा रहा है. नोटिस सभी डायरेक्टर्स को भेजा जाएगा, उनके एड्रेसेस पे जो भी एड्रेस अवेलेबल है ROC के पास ऑन रिकॉर्ड, या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजेगा या फिर स्पीड पोस्ट से भेजेगा. तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज नोटिस भेजेगा STK1 में टू ऑल द डायरेक्टर्स एंड टू कंपनी. डायरेक्टर्स को भेजेगा उनके रजिस्टर्ड एड्रेस पे कि वो अपना कि वो कंपनी का नेम हटा रहा है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, और उसका नोटिस देगा. नोटिस में वो बताएगा कि रीजंस क्या है नेम हटाने के. नोटिस सभी डायरेक्टर्स को उनके एड्रेस पे सेंड होगा बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या फिर स्पीड पोस्ट के द्वारा. ऑन रिसीट ऑफ नोटिस, जब रिसीट मिल जाएगा नोटिस का डायरेक्टर्स को और कंपनी को, तो वो अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजेंगे और कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे कि क्यों
नहीं करना चाहिए आरओसी को स्ट्राइक ऑफ कंपनी का नेम। वो अपने रिप्रेजेंटेशंस देंगे कि हाँ, ये हमने क्या नहीं किया या क्या सही किया, पूरा अपना उसको बताएँगे और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे और रीज़न्स बताएँगे कि क्यों कंपनी का नाम आरओसी से नहीं हटाना चाहिए। और ये विदिन 30 डेज़ देंगे फ्रॉम डेट ऑफ नोटिस। जिस दिन उन्हें डेट नोटिस रिसीव हुआ उसके 30 डेज़ के अंदर-अंदर वो ये रिप्रेजेंटेशन फाइल करेंगे। एक केस लॉ था इंटरनेशनल सिक्योरिटी प्रिस्टर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस आरओसी दिल्ली। तो इसमें आरओसी दिल्ली ने स्ट्राइक ऑफ कर दिया था कंपनी का नेम विदाउट एनी नोटिस, कोई नोटिस नहीं दिया था, कोई भी प्रोसीजर जो ऊपर हमने अभी डिस्कस किया है, एक बिल्कुल फॉलो नहीं किया था और नेम ऐसे ही हटा दिया। तो कोर्ट का डिसीजन ये था कि कंपनी का नाम वापस रीस्टोर किया जाना चाहिए क्योंकि ये आरओसी ने जो मेथड प्रिस्क्राइब्ड है वो फॉलो ही नहीं किया है स्ट्राइक ऑफ करने के लिए। जैसे उसको सबसे पहले नोटिस देना होता है, रिप्रेजेंटेशन मंगाना होता है, तो ये जब फॉलो ही नहीं हुआ है तो कंपनी का नाम वापस रीस्टोर किया जाए, ये कोर्ट ने हेल्ड किया। अब प्रोसीजर क्या है बाय आरओसी फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी ऑन सुमोटो बेसिस। तो आरओसी जब स्ट्राइक ऑफ करता है तो प्रोसीजर क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमने डिस्कस किया कि एसटीके 1 में आरओसी नोटिस भेजता है डायरेक्टर्स को और कंपनी को, अपना इंटेंशन बताता है कि मैं कंपनी का नेम हटा रहा हूँ फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज बाय स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट। तो सबसे पहले स्टेप ये होता है। फिर सेकंड स्टेप ये होता है कंपनी और डायरेक्टर्स जो है वो अपने रिप्रेजेंटेशंस भेजते हैं और कॉपी ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं विद रीजंस कि क्यों कंपनी का नेम नहीं हटाना चाहिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से। और ये जो नोटिस ये जो उन्हें रिप्रेजेंटेशन भेजना होता है ये उन्हें विद इन 30 डेज फ्रॉम नोटिस डेट भेजना होता है। अगर अगर आरओसी उस रिप्रेजेंटेशन जो डायरेक्टर्स ने भेजा और कंपनी ने भेजा उससे सैटिस्फाइड नहीं है तो वो बोल देगी कि वो स्ट्राइक ऑफ कर रही है नेम और वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी। स्ट्राइक ऑफ करने के बाद पब्लिश करेगी नोटिस ऑफ स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी इन फॉर्म एसटीके 5। एसटीके 5 फॉर्म में वो नोटिस पब्लिश करेगी। ये बताएगी जनरल पब्लिक को कि आरओसी ने कंपनी का नेम जो है वो स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। और ये नोटिस कहाँ-कहाँ जाएगा, ये ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ एमसीए पे जाएगा ऑन सेपरेट लिंक एस्टैब्लिश्ड ऑन सच वेबसाइट इन दिस रिगार्ड। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश होगा और फॉर्म एसटीके 5A में इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर और इंग्लिश जो लीडिंग न्यूज़पेपर या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज न्यूज़पेपर में भी पब्लिश होगा। एसटीके 5 में पब्लिश होगा एमसीए की वेबसाइट पे, उसमें जनरल पब्लिक को इंटीमेट किया जाएगा कि ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो गई है। एसटीके 5A में इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी ये डिक्लेयर किया जाएगा कि कंपनी को स्ट्राइक ऑफ कर दिया गया है। ये जो पब्लिकेशन है कि जो पब्लिश करेंगे ये सिर्फ जनरल पब्लिक के लिए है कि इन्फॉर्म करने के लिए कि जनरल पब्लिक को पता हो कि ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ होने वाली है और अगर उन्हें अपने कोई ऑब्जेक्शंस देने हो कि स्ट्राइक ऑफ क्यों नहीं हो कंपनी, तो वो अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। तो इसलिए जनरल पब्लिक को अवेयर कराने के लिए उनको ये बताने के लिए है कि ये एक्सवाईजी कंपनी जो है ये बंद होने वाली है, स्ट्राइक ऑफ होने वाली है। तो अगर आपके कोई भी ऑब्जेक्शंस है, आपके कोई भी इश्यूज है जो इनके रिगार्डिंग है तो आप हमें बताइए और विदिन 30 डेज आपको बताना है ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिस। इसी तरह इंटीमेशन किया दिया जाएगा रेगुलेटरी अथॉरिटीज को, जैसे कि इनकम टैक्स अथॉरिटीज को, सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटीज को, सर्विस टैक्स अथॉरिटीज को। और ये जो इंटीमेशन है ये भी इसी रीजन की वजह से दिया जाएगा यहाँ पे कि इनके भी ऑब्जेक्शंस मंगाए जा सकेंगे। अगर इनको कोई ऑब्जेक्शंस है इन अथॉरिटीज को तो वो एमसीए को बताएं और ये भी इन्हें 30 डेज के अंदर देना है फ्रॉम द डेट ऑफ इशू ऑफ लेटर ऑफ इंटीमेशन। जिस दिन इन्हें इंटीमेशन का लेटर मिलेगा उसके 30 डेज के अंदर इन्हें अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करने इन अथॉरिटीज को कि ये कंपनी स्ट्राइक ऑफ क्यों नहीं होनी चाहिए। स्ट्राइकिंग ऑफ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम इंटीमेशन लेटर इफ नो ऑब्जेक्शंस रिसीव्ड, अगर इंटीमेशन लेटर देने के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आता या तो जनरल पब्लिक से या फिर अथॉरिटीज से, तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा, रिमूव कर देगा नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। 30 डेज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आ रहा है, कोई भी वो नहीं आ रहा है अथॉरिटीज के या फिर जनरल पब्लिक के, तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगा, रिमूव कर देगा नेम फ्रॉम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू। तो स्ट्राइक ऑफ करने से पहले आरओसी सैटिस्फाई हो जाएगा कि सफिशिएंट प्रोविजन है फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट जो भी किसी क्रेडिटर को पे करने हैं या फिर कोई इनकी लाइबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं, तो ये वो इंश्योर कर लेगा कि कंपनी के पास इतने फंड्स हैं या
इतने पैसे हैं कि वो जो सारे क्रेडिटर्स हैं या सारी लाइबिलिटीज हैं या ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल हो जाएं। एसेट्स ऑफ कंपनी टू बी मेड अवेलेबल फॉर पेमेंट, और अगर कुछ नहीं होता है तो एसेट्स भी जो है वो कंपनी के वो भी डिस्चार्ज करने पड़ेंगे, ताकि सारी जो लाइबिलिटीज हैं और ऑब्लिगेशंस हैं वो फुलफिल हो जाएं। फिर उसके बाद जब डिसोल्यूशन हो जाएगा तो फिर कंपनी जो है तो फिर जो आरओसी है वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम रजिस्टर, और इसका नोटिस जो जो देगी वो STK 7 में देगी, ऑफिशियल गैजेट में, और MCA की वेबसाइट में भी डालेगी। स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय कंपनी। अच्छा, ये अब सेकंड उसमें आ गए, इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। प्रोसीजर क्या है आरओसी का अगर स्ट्राइक ऑफ करती है वो सुयो मोटो बेसिस पे? तो सबसे पहले वो नोटिस भेजती है STK 1 में डायरेक्टर्स को और कंपनी को, ये बताती है कि हम आपकी कंपनी का जो नेम है वो हटा रहे हैं, स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो हम ऐसा क्यों नहीं करें। तो जैसे ही उनको ये नोटिस मिल जाता है डायरेक्टर्स को और कंपनी को, तो वो अपने रिप्रेजेंटेशन भेजते हैं विद इन 30 डेज कि क्यों कंपनी का नेम नहीं हटाना जाना चाहिए फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। आरओसी कंसिडर करती है रिप्रेजेंटेशन को, अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी। STK 5 में वो पब्लिश कर देगी नोटिस जनरल पब्लिक के लिए कि हमने इस कंपनी का जो है स्ट्राइक ऑफ कर दिया है। STK 5A में वो इंग्लिश न्यूज़पेपर और वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी पब्लिश कर देगी, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगी। ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो जनरल पब्लिक है वो अपने ऑब्जेक्शंस भेज सके, अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी उनके ऑब्लिगेशंस कंपनी के उनकी तरफ है तो वो आरओसी को बताए ताकि इस पे काम किया जा सके। फिर वैसे ही इंटीमेशन देगी वो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को कि अगर IT अथॉरिटी, सेंट्रल एक्साइज अथॉरिटी, सर्विस टैक्स अथॉरिटीज, ये सब अथॉरिटीज को अगर कोई भी प्रॉब्लम है कंपनी से तो वो भी अपने बता सकते हैं, 30 डेज के अंदर अपने ऑब्जेक्शंस दे सकते हैं। 30 डेज में जैसे ही जनरल पब्लिक से ऑब्जेक्शंस अगर आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं आते हैं तो भी ठीक है, और अगर अथॉरिटीज से आ जाते हैं तो भी ठीक है, नहीं आते तो भी ठीक है। तो 30 डेज के अंदर वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी, अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो स्ट्राइक ऑफ कर देगी, रिमूव कर देगी कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से। प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, आरओसी स्ट्राइक ऑफ करने से पहले ये देख लेगी कि कंपनी के पास इतने फंड्स होने चाहिए या फिर एसेट्स इतने होने चाहिए पेमेंट करने के लिए, ताकि सारी जो कंपनी की लाइबिलिटीज हैं वो डिस्चार्ज हो सके, सारे ऑब्लिगेशंस फुलफिल हो सके। और ये सब के बाद कंपनी को वो डिसॉल्व कर देगी और इसका जो नोटिस है वो पब्लिश कर देगी STK 7 में, और MC की वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देगी। तो ये था हमारा स्ट्राइक ऑफ बाय आरओसी ऑन सुयो मोटो बेसिस। अब हम करने जा रहे हैं स्ट्राइक ऑफ बाय वे ऑफ फाइलिंग एन एप्लीकेशन बाय कंपनी। जब कंपनी फाइल करती है कि हमें स्ट्राइक ऑफ कर दो, तब क्या प्रोसेस रहता है। तो कंपनी कैन ऑन इट्स ओन फाइल एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम आरओसी। कंपनी खुद से फाइल कर सकती है कि हमारा नाम रिमूव कर दो आरओसी से। टाइप्स ऑफ कंपनीज विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनका नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। कौन सी है? लिस्टेड कंपनी का नाम स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। कंपनीज जिसके चार्जेस पेंडिंग है फॉर सेटिस्फैक्शन, उनको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। कंपनी हुज एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग इज पेंडिंग फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। कंपनी अगेंस्ट विच एनी प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट, उसको स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। और वैनिशिंग कंपनीज को स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। वैनिशिंग कंपनी कौन सी होती है? वो लिस्टेड कंपनी जो जिसने अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करे हैं आरओसी के साथ और स्टॉक एक्सचेंज के साथ 2 कंटिन्यूअस ईयर्स के लिए, और वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस भी मेंटेन नहीं कर रही है, और कोई भी उसके डायरेक्टर्स ट्रेसेबल नहीं है, कोई भी डायरेक्टर उसकी ट्रेसेबल नहीं है, मतलब किसी भी डायरेक्टर को हम पकड़ नहीं सकते, तो वो होती है वैनिशिंग कंपनी। कंपनी delisted due to non-compliance of listing regulations or listing agreement or any other statutory laws, तो इसको भी ये भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। कंपनी जिसका इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन ऑर्डर किया गया है या कैरी आउट हो रहा है वो भी, और उसका प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, वो भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। कंपनी जिसने एक्सेप्ट करे हैं पब्लिक डिपॉजिट्स आइदर आउटस्टैंडिंग और कंपनी इज इन डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ द सेम, वो भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। कंपनी वेयर नोटिसेस अंडर सेक्शन 234 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 या फिर 206-207 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 issued by registrar or inspector and reply is pending or report under 208 is pending or where prosecution arising out of such inquiry or scrutiny if any pending with court, तो ये कंपनी भी स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती।
कौन कौन सी कंपनीज स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती? लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 8 कंपनीज जिसके चार्जेस पेंडिंग है फॉर सेटिस्फैक्शन, कंपनी जिसकी एप्लीकेशन फॉर कंपाउंडिंग पेंडिंग है फॉर कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंसेस, वो कंपनी जिसके लिए कोई ऑफेंस पेंडिंग है, प्रोसिक्यूशन फॉर ऑफेंस इज पेंडिंग इन एनी कोर्ट। वैनिशिंग कंपनीज स्ट्राइक ऑफ नहीं हो सकती। कोई भी कंपनी जो डीलिस्टेड है ड्यू टू नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस या लिस्टेड एग्रीमेंट और एनी अदर स्टैट्यूटरी लॉज, वो नहीं हो सकती। कंपनी जिसके लिए इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया गया है पर प्रोसिक्यूशन पेंडिंग है, वो नहीं हो सकती स्ट्राइक ऑफ। कंपनी जिसने एक्सेप्ट करे पब्लिक डिपॉजिट्स, या तो आउटस्टैंडिंग है या फिर कंपनी ने डिफॉल्ट कर दिया है उसके रीपेमेंट में, तो नहीं हो सकती वो कंपनी स्ट्राइक ऑफ। या फिर कंपनी को नोटिस मिले हैं अंडर सेक्शन 234 ऑफ 1956 एक्ट या फिर 206 207 ऑफ 2013 एक्ट, और उसका जो इंस्पेक्टर या रिप्लाई है वो पेंडिंग है और रिपोर्ट अंडर 208 भी पेंडिंग है। प्रोसिक्यूशन अराइजिंग आउट ऑफ सच इंक्वायरी और स्क्रूटनी इज पेंडिंग, तो इस कंपनी को भी स्ट्राइक ऑफ नहीं किया जा सकता। A company through its board of directors can file for application for removal of name of company from register of companies on following grounds। तो एक कंपनी अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा फाइल कर सकती है एप्लीकेशन कि उसका नाम हटा दिया जाए कंपनी फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज ऑन फॉलोइंग ग्राउंड्स, इन फॉलोइंग ग्राउंड्स पे। तो जहां पर कोई किसी कंपनी ने अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं किया है, कमेंस नहीं किया है विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, तो वो अप्लाई कर सकती है रिमूवल के लिए। जहां पे किसी कंपनी ने कोई बिजनेस एक्टिविटी या फिर ऑपरेशन कैरी आउट नहीं किया है लास्ट 2 इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स में, तो वो कंपनी फाइल कर सकती है। और उसने सेक्शन 455 गवर्नमेंट कंपनी के लिए भी अप्लाई नहीं किया है। सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम ने पे नहीं किया है सब्सक्रिप्शन, और इसके लिए रिगार्डिंग उन्होंने 180 डेज के अंदर फाइल भी नहीं किया है अपना डिक्लेरेशन। या फिर वो कंपनी जिसने कैरी आउट नहीं करा है कोई भी बिजनेस ऑपरेशंस आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन, ये पता चला है कि वो कंपनी कोई भी बिजनेस या ऑपरेशन कैरी आउट नहीं कर रही, तो ये कंपनीज जो हैं वो स्ट्राइक ऑफ हो सकती हैं, वो स्ट्राइक ऑफ के लिए फाइल कर सकती हैं। एप्लीकेशन फाइल करने के लिए फॉर रिमूवल ऑफ कंपनीज टू आरओसी, उससे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो सारे स्टेप्स लेंगे ताकि वो लाइबिलिटीज जो है उनको एक्सटिंग्विश कर सके। अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स बाय स्पेशल रेजोल्यूशन या फिर कंसेंट ऑफ 75% मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड टू बी टेकन फॉर फाइलिंग एप्लीकेशन टू आरओसी फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कि बिफोर एप्लीकेशन ऑफ रिमूवल ऑफ नेम टू आरओसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सारे नेसेसरी स्टेप्स लेगा ताकि वो लाइबिलिटीज को एक्सटिंग्विश कर सके। और 75% मेंबर्स का हमें कंसेंट चाहिए स्पेशल रिजोल्यूशन में इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, ताकि वो एप्लीकेशन फाइल कर सके आरओसी को फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी। तो ये बोल रहे हैं कंपनी फाइल नहीं करेगी एप्लीकेशन फॉर स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी अगर प्रीवियस 3 मंथ्स में कंपनी ने ये सारी एक्टिविटीज करी हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। कंपनी एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगी स्ट्राइक ऑफ के लिए अगर उसने पिछले 3 महीने में अगर उसने ये सारे काम करे, अगर उसने अपना नाम चेंज करा है तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए फाइल नहीं करेगी। पिछले 3 महीने में अगर उसने अपना नाम चेंज करा है तो वो स्ट्राइक ऑफ के लिए फाइल नहीं करेगी। उसने अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करा है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, अपना नाम चेंज किया है, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज किया है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, तो कंपनी अप्लाई नहीं करेगी स्ट्राइक ऑफ के लिए। कंपनी ने डिस्पोजल किया है फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स हेल्ड बाय इट, तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं करेगी। कंपनी हैज एंगेज्ड इन एनी अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट द वन व्हिच इज नेसेसरी और एक्सपीडिएंट फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करी है जो नहीं करनी चाहिए थी तो कंपनी अप्लाई नहीं करेगी। हैज मेड एप्लीकेशन टू ट्रिब्यूनल फॉर सैंक्शनिंग ऑफ स्कीम ऑफ कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, और इसका जो मैटर है वो कंक्लूड नहीं हुआ है, कंप्लीट नहीं हुआ है, तो कंपनी स्ट्राइक ऑफ के लिए अप्लाई नहीं करेगी। और बाउंड अप हुई है अंडर चैप्टर 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 और अंडर आईबीसी, तो भी वो अप्लाई नहीं करेगी। ये सारे काम ध्यान रखना पिछले 3 महीने में होने चाहिए। अगर पिछले 3 महीने में इनमें से कुछ भी हुआ है तो कंपनी अप्लाई नहीं कर सकती। ये आ सकता है तो एक बार देख लेना, और अगर इनको वॉयलेट करते हैं तो 1 लाख की पेनल्टी लग जाती है। प्रोसीजर क्या है स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ कंपनी बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू आरओसी। अगर आरओसी को अप्लाई करते हैं कि हमारा जो स्ट्राइक ऑफ कर दो नेम कंपनी का, तो क्या उसका प्रोसीजर है। तो सबसे पहले आप बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ऑथराइज करोगे डायरेक्टर को, किसी भी डायरेक्टर को कि वो फाइल करे एप्लीकेशन, फाइल करोगे डेट टाइम वेन्यू ऑफ ईजीएम ऑफ शेयर होल्डर, ईजीएम बुलाओगे, उसके लिए फाइनलाइज करोगे डेट टाइम वेन्यू।
बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद अगर कोई भी लाइबिलिटी है तो कंपनी उसको सेट ऑफ कर देगी, पे कर देगी। हर एक डायरेक्टर को साइन करना है, एग्जीक्यूट करना है इंडेमनिटी बॉन्ड, ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर, फॉर्म नंबर STK 3 में करना है और उसका एफिडेविट जाएगा फॉर्म नंबर STK 4 में। कंपनी शुड गेट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इन फॉर्म STK 8 containing assets and liabilities of company made up to date not more than 30 days before application. Such statement be certified by CA. तो company should get statement of accounts in form number STK 8 containing assets and liabilities of company made up to date not more than 30 days before application. Such statement जो है वो certify होगा by a chartered accountant. General meeting should be held on date, time and venue as fixed earlier for passing of special resolution. General meeting should be held on day, date, time, and venue as fixed earlier for passing of SR. Within 30 days from date of passing SR, SR pass करने के within 30 days, general meeting और फिर in general meeting और obtaining consent company file कर देगी MGT 14. कंसर्ट अथॉरिटीज का हमें अप्रूवल लेना है, जैसे कि हमने लास्ट केस में भी लिया था, ताकि अगर कोई उनको ऑब्जेक्शन है तो वो बता दें। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी STK 2 में फाइल हो जाएगी विद फीस ऑफ 10,000। सबसे पहले आप क्या करोगे, बोर्ड मीटिंग बुलाओगे, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी, ऑथराइज करोगे डायरेक्टर को कि वो फाइल करे एप्लीकेशन फॉर डेट, टाइम, वेन्यू ऑफ EGM ऑफ शेयर होल्डर। फिर आप बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद कोई भी लाइबिलिटी जो होगी उसको सेट ऑफ कर दोगे, पे कर दोगे। हर एक डायरेक्टर कंपनी का जो है वो साइन करेगा, एग्जीक्यूट करेगा इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर फॉर्म STK 3 में और एफिडेविट करेगा फॉर्म STK 4 में। कंपनी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स जो है वो फॉर्म STK 8 में फाइल करेगी। उसमें क्या होगा, एसेट्स और लाइबिलिटीज कंपनी के मेड अप टू डेट नॉट मोर देन 30 डेज बिफोर एप्लीकेशन। ये सर्टिफाई होगा बाय CA के द्वारा। जनरल मीटिंग जो है वो हेल्ड होगी उस डेट, टाइम, वेन्यू में जहाँ पे फिक्स की गई है फॉर पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी फॉर एप्लीकेशन ऑफ फाइलिंग ऑफ नेम ऑफ रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी विद इन 30 डेज के अंदर ऑफ पासिंग SR एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग कंसेंट कंपनी फाइल कर देगी MGT 14। अप्रूवल ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज इज रिक्वायर्ड इन केस कंपनी रेगुलेटेड बाय एनी अदर अथॉरिटी। और एप्लीकेशन आप फाइल कर दोगे रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज के लिए फॉर्म STK 2 में फीस 10,000 के साथ। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको फॉर्म STK 2 में अटैच करने के लिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको STK 2 में अटैच करने के लिए? तो आपको चाहिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट कंसर्न अथॉरिटी। कौन सी अथॉरिटीज? RBI हो गई, IRDA हो गई, हाउसिंग फाइनेंस हो गई, कोई भी जिससे भी कंपनी पे जो अप्लाई करती है कंपनी के काम के अकॉर्डिंग, वो सारी आपको उनका NOC लेना है। इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर इन फॉर्म STK 3, ये आपको अटैच करना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय CA इन फॉर्म STK 8 अटैच करना है। एफिडेविट बाय एवरी डायरेक्टर STK 4 में करना है। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन जिसमें 75% का कंसेंट है वो आपको लगाना है। स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशंस, जो पेंडिंग लिटिगेशंस है उनके रिगार्डिंग स्टेटमेंट लगाना है। तो आपको STK 2 में क्या क्या लगाना है? NOC लगाना है कंसर्न अथॉरिटीज से। इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर फॉर्म STK 3 भी लगाना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय CA इन फॉर्म STK 8 लगाना है। स्टेटमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ एप्लीकेशन लगाना है। एन एफिडेविट बाय एवरी डायरेक्टर इन फॉर्म STK 4। certified true copy of special resolution duly certified by each director of company or consent of 75% of members, ये लगाना है। statement regarding pending litigations, ये लगाना है। E form STK 2 to be signed by authorized director, तो STK 2 जो E form है वो to be signed by authorized director, ये भी आपको लगाना है। और E form STK 2 certified by CS in whole time PCS, PCA और PCW। पब्लिक नोटिस आप बाई ROC, तो जब एप्लीकेशन फाइल ऑफ हो जाएगी तो ROC पब्लिश करेगा नोटिस फॉर्म STK 6 में इनवाइटिंग ऑब्जेक्शंस टू प्रपोज्ड स्ट्राइक ऑफ। अगर कोई भी किसी भी पर्सन को या किसी भी को भी ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द स्ट्राइक ऑफ, तो वो नोटिस में रिप्लाई कर सकता है। ये सिर्फ पब्लिक नोटिस जनरल पब्लिक की इंफॉर्मेशन के लिए, जैसे हमने पिछले केस में भी किया था, ऑफिशियल वेबसाइट में भी प्लेस किया जाएगा।
ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश किया जाएगा, इंग्लिश लैंग्वेज के न्यूज़पेपर या फिर वर्नाकुलर लैंग्वेज के न्यूज़पेपर में भी पब्लिश किया जाएगा। जिन जिन को भी ऑब्जेक्शन है या फिर कोई भी इंटीमेशन अथॉरिटीज जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उनको भी नोटिस दिया जाएगा, 30 डेज के अंदर अंदर उन्हें भी रिप्लाई करना है। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होता है तो स्ट्राइक ऑफ कर देगी आरओसी कंपनी का नेम। लेकिन स्ट्राइक ऑफ करने से पहले वो देख लेगी कि इनफ प्रोविजन हो, इनफ एसेट्स हो, ताकि कंपनी के जो लाइबिलिटीज है, कंपनी के जो लाइबिलिटीज या ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल किया जा सके। और उसके बाद डिसोल्यूशन का जो नोटिस है, कंपनी के डिसोल्यूशन का नोटिस या स्ट्राइक ऑफ का नोटिस, वो STK 7 में और MCA की वेबसाइट पे पब्लिश कर देगी। तो सिमिलर है, कुछ कुछ स्टेप्स सिमिलर हैं जो हमने लास्ट केस किया था। एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या टोटल स्टेप्स हैं। तो बोर्ड मीटिंग बुलाओगे आप, बोर्ड रिजोल्यूशन पास करोगे, उसके बाद आप देखोगे कंपनी सारे अपने सेट ऑफ और लाइबिलिटीज कर दे। STK 3 में आपको इंडेमनिटी बॉन्ड लगाना है बाय एवरी डायरेक्टर, एफिडेविट इन फॉर्म STK 4। STK 8 में आप स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लगाओगे सर्टिफाइड बाय CA। जनरल मीटिंग हेल्ड करोगे, उसमें SR पास करोगे। विद इन 30 डेज ऑफ SR आप MGT 14 फाइल करोगे। कंसर्ट अथॉरिटीज का अप्रूवल लोगे। फॉर्म STK 2 में आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाओगे, NOC फ्रॉम अथॉरिटीज, इंडेमनिटी बॉन्ड ड्यूली नोटराइज्ड बाय एवरी डायरेक्टर फॉर्म STK 3 में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट सर्टिफाइड बाय CA STK 8 में, STK 4 में आप एफिडेविट लगाओगे हर डायरेक्टर का, CTC लगाओगे ऑफ स्पेशल रिजोल्यूशन ड्यूली सर्टिफाइड बाय ईच डायरेक्टर, स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशंस लगाओगे। फिर STK 2 साइन होना चाहिए बाय ऑथराइज डायरेक्टर और या फिर PCS PCA PCWA, उसका नोटिस दे दोगे आप स्ट्राइक ऑफ का STK 6 में। उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्शंस मंगाओगे, किसी को भी अगर ऑब्जेक्शन है तो वो रिप्लाई करे। 30 डेज के अंदर अगर ऑब्जेक्शंस नहीं आते हैं तो आप तो ROC प्रोसीड करेगा और स्ट्राइक ऑफ कर देगा कंपनी का नेम। और स्ट्राइक ऑफ करने के बाद से पहले वो ये जरूर देख लेगा कि कंपनी के पास इतने एसेट्स हों कि वो सारे जो उसके लाइबिलिटीज हैं उसको फुलफिल कर पाए और ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाए। और फिर नोटिस दे देगा डिसोल्यूशन का STK 7 में और पब्लिश कर देगा MCA के वेबसाइट में। तो ये बोल रहा है कि कुछ कंपनीज के केस में ना ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम अप्रोप्रिएट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। कौन कौन सी कंपनीज हैं वो? कंपनीज कंडक्टेड और कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, RBI में जो बताई गई है, अगर वो एक्टिविटीज कर रही है तो कंपनी को जरूरत नहीं है, तो ऑब्जेक्शंस की जरूरत नहीं है रेगुलेटरी अथॉरिटीज से। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी रेफर्ड इन NHB डायरेक्शंस, तो कंपनी को जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी इन कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, कंपनी इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। तो कंपनी कंडक्टेड और कंडक्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, कंपनी इन कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज, कंपनी इन कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। स्टेटस ऑफ स्ट्राइक ऑफ कंपनी, कंपनी डिसॉल्व हो जाती है अंडर सेक्शन 248, इट शैल ऑन एंड फ्रॉम डेट मेंशन्ड इन डिसोल्यूशन नोटिस सीज टू ऑपरेट। जैसे ही कंपनी डिसॉल्व हो जाती है वो सीज टू ऑपरेट हो जाती है और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो इसको इशू किया जाता है स्टार्टिंग में वो कैंसिल हो जाता है। फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम, अगर ये पाया गया बाद में कि आपने कोई फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन फाइल किया है फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी ताकि आप किसी क्रेडिटर को धोखा दे सको या डिफ्रॉड कर सको किसी भी पर्सन को, तो पर्सन जो भी इंचार्ज ऑफ मैनेजमेंट है कंपनी का उस पे जॉइंटली और सेवरली वो लाइबल होगा लॉस के लिए और पनिशेबल भी होगा, एज पर सेक्शन 447 की पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है। लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, ऑफिसर्स, मेंबर्स टू कंटिन्यू, कंपनी डिसॉल्व होने के बाद भी, स्ट्राइक ऑफ होने के बाद भी जो भी डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, ऑफिसर्स हैं, मेंबर्स हैं, उनकी लाइबिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अच्छा, कौन कौन से STK फॉर्म्स हैं इसकी समरी देख लेते हैं। STK 1 में नोटिस देता है ROC फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनी फ्रॉम ROC। STK 2 में एप्लीकेशन कंपनी देता है ROC को कि वो अपना नाम हटवाना चाहता है रजिस्टर ऑफ कंपनी से। STK 3 में इंडेमनिटी बॉन्ड जाता है, हर डायरेक्टर देता है जो। STK 4 में एफिडेविट जाता है डायरेक्टर के द्वारा। STK 5 में पब्लिक नोटिस वो पब्लिश करती है, ऑब्जेक्शंस मंगाती है। STK 5A में वर्नाकुलर न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर में पब्लिश किया जाता है। STK 6 में भी पब्लिक नोटिस दिया जाता है ऑब्जेक्शंस मंगाने के लिए। STK 7 में, एक सेकेंड,
STK 7 में नोटिस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ और डिसोल्यूशन दिया जाता है। रीसेंट डेवलपमेंट्स क्या हुए हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 MCA सर्कुलर में लास्ट ईयर CFSS स्कीम आई थी 2020 विच इज कंपनीज फ्रेश स्टार्ट स्कीम। इसमें एक सभी डिफॉल्टिंग कंपनीज को एक लास्ट टाइम अपॉर्चुनिटी दी गई थी ताकि वो एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें। उन्हें 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक बोला गया था जो भी इनएक्टिव कंपनीज हैं वो अपना स्टेटस के डोरमेंट कंपनी के लिए अप्लाई कर सकती हैं बाय फाइलिंग फॉर्म MSC 1 या फिर स्ट्राइक ऑफ होने के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और ROC स्यू मोटो restoration of company. ROC can sue moto after issuing notice under 248(1) strike off name of company. It can also happen कि name जो struck off हुआ है वो कोई सी नॉन फाइलिंग ऑफ नोटिस की वजह से जो रिप्लाई नहीं किया उसकी वजह से स्ट्रक ऑफ हुआ है। तो उस केस में जो डायरेक्टर है हर कंपनी का वो उसके पास ऑप्शन नहीं रह जाता, पर वो NCLT के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल के पास जाएगा और अपील करेगा कि हाँ उसका जो कंपनी का नाम है वो रिस्टोर कर दिया जाए। कोई भी पर्सन जो अग्रीव्ड है बाय ऑर्डर ऑफ ROC कि उसे लगता है कि कंपनी का नेम स्ट्राइक ऑफ नहीं होना चाहिए, वो फाइल करेगा अपील ट्रिब्यूनल में विद इन 3 इयर्स ऑफ ऑर्डर पास्ड बाय ROC। और अगर ट्रिब्यूनल को ऐसा लगता है कि जो रिमूव हुआ है कंपनी का नेम वो जस्टिफाइड नहीं है, ट्रिब्यूनल रीस्टोर कर देगा कंपनी का नेम आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ROC को भी अगर लगता है कि विद इन 3 इयर्स के अंदर फ्रॉम पासिंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रिजोल्यूशन कंपनी की जो कंपनी का नेम है वो स्ट्रक ऑफ हो गया था ड्यू टू इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन, कोई गलत इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो भी ROC भी अप्लाई कर सकती है ट्रिब्यूनल को कि वो कंपनी का नेम रीस्टोर हो जाए। कंपनी मेंबर, क्रेडिटर या फिर वर्कमैन, ये इनको अगर लगता है कि कंपनी का नेम स्ट्रक ऑफ हुआ है और स्ट्रक ऑफ नहीं होना चाहिए, तो ये भी ट्रिब्यूनल को अप्रोच कर सकते हैं, उनको अप्लाई कर सकते हैं कि उस कंपनी का जो नाम है वो नहीं होना चाहिए स्ट्रक ऑफ बिफोर एक्सपायरी ऑफ 20 इयर्स फ्रॉम द पब्लिकेशन एंड ऑफिशियल गैजेट ऑफ नोटिस। ये अप्लाई कर सकते हैं ट्रिब्यूनल को। अब हम आ गए हैं स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ कंपनी ऑफ LLP फ्रॉम रजिस्टर ऑफ कंपनीज। अभी तक हमने कंपनी का देखा था, अब हम देखेंगे LLP का। तो अगर कोई LLP है जो कैरी आउट नहीं कर रही कोई बिजनेस ऑपरेशन लास्ट 1 ईयर में या फिर उससे ज्यादा में, तो वो फाइल कर सकती है एप्लीकेशन फॉर्म 24 में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, रजिस्ट्रार ऑफ LLP में विद कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स ऑफ LLP फॉर स्ट्राइकिंग ऑफ इट्स नेम फ्रॉम रजिस्टर। सिमिलरली अगर रजिस्ट्रार को लगता है कि जो LLP है वो कैरी आउट नहीं कर रही है अपना बिजनेस ऑपरेशन लास्ट 2 इयर्स में, तो वो भी स्ट्रक ऑफ कर देगी और रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगी। ये ROOBH का मतलब होता है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है, आप चाहें तो फुल फॉर्म लिख सकते हैं। LLP स्ट्राइक ऑफ, तो LLP स्ट्राइक ऑफ किन केसेस में होती है? 2 केसेस में स्ट्राइक ऑफ या तो वो स्यू मोटो ROC कर दे या फिर खुद एप्लीकेशन फाइल करे, जैसे कंपनी के केस में हमने पढ़ा था। तो स्ट्राइक ऑफ अगर ROC करता है ऑन स्यू मोटो बेसिस, तो क्या उसका प्रोसीजर रहता है? अगर 2 साल में कंपनी ने कुछ भी 2 साल में LLP में कुछ भी बिजनेस एक्टिविटीज या ऑपरेशन नहीं हुए, तो ROC स्ट्राइक ऑफ कर सकता है कंपनी का। उससे पहले वो नोटिस देगा कंपनी में बोल रही हूँ मैं, उससे पहले वो नोटिस देगा LLP को या और सभी पार्टनर्स को कि वो कंपनी का नेम जो है वो स्ट्राइक ऑफ करने वाला है। फिर LLP को और पार्टनर्स को रिप्लाई करना है उस नोटिस का, रिप्रेजेंटेशंस देने हैं, रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं कि क्यों LLP का जो नेम है वो नहीं हटाया जाना चाहिए। विद इन 1 मंथ ऑफ डेट ऑफ नोटिस उसको ये रिप्लाई करना है। कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेशन मेड, अगर ROC सेटिस्फाइड नहीं है तो वो स्ट्राइक ऑफ कर देगी LLP को। पब्लिश कर देगी नोटिस ऑन MCA वेबसाइट जनरल पब्लिक के लिए कि कोई सी को भी ऑब्जेक्शन है तो वो 1 महीने के अंदर अंदर बता दे। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होते हैं तो ROC स्ट्राइक ऑफ कर देगी LLP को। उससे पहले वो ये जरूर देख लेगी कि LLP के पास सफिशिएंट फंड्स हो ताकि वो अपने जो लाइबिलिटीज हैं या फिर जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको फुलफिल कर सके। उसके बाद वो नोटिस दे देगी डिसोल्यूशन का कि कंपनी का जो नाम है जो LLP का जो नेम है वो स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है फ्रॉम रजिस्टर ऑफ LLP, और पब्लिश कर देगी नोटिस ऑफिशियल गैजेट में। और LLP तब से डिसॉल्व हो जाएगी जब से पब्लिश हुआ है ऑफिशियल गैजेट में। तो क्या क्या इसके स्टेप्स सिमिलर हैं उसी से ही। नोटिस आएगा, पहले ROC नोटिस देगी LLP को, पार्टनर्स को, उनसे रिप्रेजेंटेशंस मंगाएगी 30 दिन के अंदर। अगर सेटिस्फाइड नहीं है ROC तो स्ट्राइक ऑफ कर देगी।
1 महीने के अंदर-अंदर वो पब्लिश कर देगी नोटिस और उनसे बोलेगी जनरल पब्लिक से कि आप अपने ऑब्जेक्शंस दो। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होते हैं तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगी। आरओसी स्ट्राइक ऑफ करने से ये पहले ये ज़रूर देख लेगी कि एलएलपी के पास सफिशिएंट फंड्स हों, एसेट्स हों जिससे ऑब्लिगेशंस को और लायबिलिटीज़ को पूरा किया जा सके। और 1 महीने के अंदर-अंदर फिर वो डिसॉल्व कर देगी, ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश कर देगी और तब से एलएलपी डिसॉल्व हो जाएगी। अगर एप्लीकेशन फाइल करती है एलएलपी खुद ही कि मुझे डिसॉल्व कर दो, तो क्या प्रोसीजर है? मीटिंग बुलाएगी एलएलपी पार्टनर्स की, फॉर्म नंबर 24 में एप्लीकेशन फाइल करेगी, कंसेंट चाहिए सारे पार्टनर्स का, सारे जो पेंडिंग फाइलिंग्स हैं इंक्लूडिंग एनुअल फाइलिंग फॉर्म 8 और फॉर्म 11 की, वो भी कंप्लीट हो जानी चाहिए बिफोर मेकिंग एप्लीकेशन। कंसर्न अथॉरिटीज से अप्रूवल लेगी, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो हैं वो सारे एफिडेविट्स वगैरह एग्जीक्यूट करेंगे जॉइंटली या फिर सेवरली। फॉर्म 24 और डॉक्यूमेंट्स कौन-कौन से अटैच होंगे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉपी ऑफ एक्नॉलेजमेंट ऑफ लेटेस्ट आईटी रिटर्न, इनिशियल एलएलपी एग्रीमेंट, affidavit by designated partners, copy of detailed application, copy of authority to make application duly signed by all partners, publication of notice MCA website for information of general public, strike off of name of company, सॉरी ये तो यहीं तक था। तो ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स लगा देगी। उसके बाद पब्लिश कर देगी नोटिस ऑन एमसीए वेबसाइट फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक, ताकि जनरल पब्लिक को पता चले कि इसको स्ट्राइक ऑफ किया जा रहा है एलएलपी को। अगर कोई ऑब्जेक्शन रिसीव नहीं होते हैं 1 मंथ के अंदर तो आरओसी स्ट्राइक ऑफ कर देगी। प्रोविजन फॉर रियलाइजेशन ऑफ अमाउंट ड्यू, उससे पहले वो ये जरूर देख लेगी कि एलएलपी के पास इनफ फंड्स हो ताकि लायबिलिटीज को मैनेज किया जा सके, और फिर उसके बाद वो डिसॉल्व करने का एलएलपी को नोटिस दे देगी, पब्लिश कर देगी ऑफिशियल गैजेट में और एमसीए में। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स टू कंटिन्यू, तो ये भी वही कह रहा है जैसे कंपनी में था कि मैनेजर्स और डायरेक्टर्स की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी, वैसे इसमें भी डेजिग्नेटेड पार्टनर्स की लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी एज इफ एलएलपी नॉट डिसॉल्व्ड। अगर ट्रिब्यूनल चाहे तो बाइंड अप कर सकती है एलएलपी को। एलएलपी सेटलमेंट स्कीम लास्ट ईयर आया था 2020 में, इसमें भी अगर कोई भी फाइलिंग्स वगैरह नहीं हुई थी तो एलएलपी फाइल कर सकती थी फॉर्म नंबर 24 में। रीस्टोरेशन ऑफ एलएलपी, तो आरओसी स्यू मोटो स्ट्राइक ऑफ करने के बाद अगर उसको ऐसा लगता है कि किसी भी एलएलपी को इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन की वजह से हटा दिया गया तो वो रीस्टोर भी कर सकती है। अगर पार्टनर्स चाहते हैं कि कंपनी को पार्टनर्स चाहते हैं कि एलएलपी का नेम रीस्टोर होना चाहिए तो उसको आर्टिकल 226 के द्वारा रिट पिटीशन फाइल करना पड़ेगा कि एलएलपी को रीस्टोर किया जा सके। तो इसी के साथ गाइस हमारा चैप्टर नंबर 20 हो चुका है। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे, सब्सक्राइब कर लेना टेलीग्राम चैनल को, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और बहुत वीडियोस आने वाले हैं, लेक्चर्स आने वाले हैं। सो गाइस थैंक यू एंड आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और आपके डेली टारगेट्स भी जल्दी मैं प्लान करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून्ड।